सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ अ फर्स्ट ईयर मेडिकल स्टूडेंट और आज की इस वीडियो में बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर करेंगे जो कि प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस वाला पहला पार्ट है। इस चैप्टर का जो दूसरा पार्ट है एप्लीकेशंस वाला, वो इसके बाद ही करेंगे हम। ठीक है, तो बायोटेक्नोलॉजी देखो क्या होता है। बायोटेक की बात करें तो बायो मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म, टेक मीन्स टेक्नोलॉजी का यूज़ करना, है ना, मतलब बायोलॉजी में टेक्नोलॉजी का यूज़ करना। अब देखो पुराने टाइम में क्या होता था कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स यूज़ करके बहुत सारी चीज़ें बनती थी। ठीक है, फॉर एग्जांपल ब्रेड बनना, अभी भी कर्ड हो गया, डोसा। ठीक है, जैसे मिल्क कैसे कर्ड में कन्वर्ट हो रहा है, डेट इज़ बैक्टीरिया के एक्शन की वजह से, है ना, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। लेकिन प्रेजेंट टाइम में बायोटेक देखो हम किसको बोलते हैं। ये पुराने ज़माने के टाइम जो जो ये सारी चीज़ें होती थी ना, कर्ड बनना, ब्रेड बनना, डोसा, मम्मी लोग को पता नहीं था, लेकिन बेसिकली वो बायोटेक ही कर रहे थे, है ना। तो उस चीज़ को बायोटेक्नोलॉजी बोला गया है कि हमने कैसे कैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज़ करा है बनाने के लिए सारी चीज़ें। तो पुराने टाइम पे भी होता था बट उनको पता नहीं था, ये टर्म नहीं आया था, इस टर्म को नहीं बोलते थे। आज के टाइम पे क्या हो गया, आईवीएफ, टेस्ट ट्यूब बेबी, वैक्सीन्स, जीन थेरेपी, ये सारी चीज़ें हो रही है, बायोटेक्नोलॉजी में यूज़ हो रहा है। ठीक है, अब देखो आज के टाइम पे क्या है कि जीएमडी, today we refer to such of those process which use GMD, genetically modified organisms, to achieve the same on large scale। ये चीज़ें आजकल हम करते हैं ताकि हमें लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन मतलब हो पाए, है ना, किसी भी चीज़ का ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाए, तो इस चीज़ के लिए इसको यूज़ करते हैं हम। ठीक है, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक आता है, डेट इज़ EFB। इसका फुल फॉर्म याद रखना, कभी कभी पूछते हैं MCQ में कि EFB का फुल फॉर्म क्या है, तो डेट इज़ द यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक। याद रखना, किन्होंने बोला ना कि मतलब ये दोनों चीज़ पर काम करता है, डेट इज़ ट्रेडिशनल मेथड पे भी और मॉडर्न मोलिकुलर टेक्नोलॉजी पे भी यूज़ करता है। इन्होंने एक सेंटेंस बोला था, इस सेंटेंस को याद रख लें, डेट इज़ द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंसेज एंड ऑर्गेनिजम्स, सेल्स मतलब सेल्स, उसके पार्ट्स, मोलिकुलर एनालॉग्स, ये सारी चीज़ें। ठीक है, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के। अब देखो प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है, इसमें दो सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, एक तो जेनेटिक इंजीनियरिंग टाइप आता है और एक हो जाता है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग, इसी को हम बोल सकते हैं एज केमिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, तो पहले हम जेनेटिक इंजीनियरिंग है उसको विस्तार में अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, बेसिक आइडिया बनेगा तुम्हें। ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर ही बेसिकली प्रोसेसेस एंड ऑल सीखने का है, लेकिन हम इसको एप्लीकेशंस यानी यूज़ कहाँ करेंगे वो हमारे अगले चैप्टर में है कि रियल लाइफ में कहाँ कैसे यूज़ हो रहा है, अभी भी यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में 3 कैटेगरीज, पहले तो हम कंस्ट्रक्शन करेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए का, उसके बाद से हम उसको ट्रांसफ़र करेंगे और उसकी बहुत सारी कॉपीज़ बनाएंगे। ठीक है, ट्रांसफ़र करेंगे होस्ट में और उसके बाद बहुत सारी कॉपीज़ बनाएंगे। सबसे पहले एक डीएनए है, डीएनए स्ट्रैंड, और एक प्लास्मिड है। एक पार्ट से हमने सीजर से कट करा, मॉलिक्यूलर सीजर से कट करा हमने डीएनए स्ट्रैंड के थोड़े से कुछ पार्ट को। ठीक है, तो हमने जिस सीजर का यूज़ करा ना कट करने के लिए, दैट इज़ कॉल्ड एज द मॉलिक्यूलर सीजर, या फिर इसी को बोलेंगे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। ठीक है, दूसरी तरफ जो प्लास्मिड है वो एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए होता है, इसको याद रखना, एमसीक्यू में कभी पूछ लेते हैं कि इट इज़ डबल स्टैंडर्ड, सिंगल स्टैंडर्ड, सर्कुलर, है ना, तो लीनियर, तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, याद रख लेना कि सर्कुलर डीएनए। ठीक है, और इट इज़ अ गुड वेक्टर व्हीकल है। तो प्लास्मिड हमने एक पार्ट से कट करा मॉलिक्यूलर सीजर को यूज़ करके, दूसरी तरफ डीएनए स्ट्रैंड से कट करा, इन दोनों को हमने कंबाइन कर दिया यानी एक दूसरे में चिपका दिया, जोड़ दिया, यानी हमने लाइगेज करा। तो हमने इसके लिए क्या यूज़ करा, मॉलिक्यूलर ग्लू का यूज़ करा या फिर लाइगेज बोलेंगे। ठीक है, और प्लास्मिड जो है इट इज़ अ गुड वेक्टर यानी व्हीकल। नेक्स्ट, अब हम क्या करेंगे, इसको इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट में ट्रांसफर करेंगे। कौन सा होस्ट, ई कोलाई के अंदर। ठीक है, तो दैट इज़ द होस्ट, ई कोलाई अपना होस्ट है, इसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हमने होस्ट में डाला। अब हमने डाला तो अब हम क्या करेंगे ना कि इसकी क्लोनिंग करेंगे, मतलब बहुत सारी कॉपीज़ बनाएंगे। अब हमने तो जस्ट एक ही बनाया है ना, तो इससे हमें बहुत सारी कॉपीज़ बनानी है, तो जीन क्लोनिंग करेंगे। अब बैठ कर तो एक एक नहीं बनाने वाले भाई, आज के टाइम पे सब कुछ पता है तुम्हें कितना एडवांस हो गया है। तो एक्स्ट्रा कॉपीज़ बनानी है। ठीक है, मतलब हमें जीन क्लोनिंग करनी पड़ेगी, यानी हमें स्मार्ट वर्क करनी है। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास जो आ जाएगा दैट इज़ केमिकल, केमिकल या फिर बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग बोलेंगे। इसमें क्या होता है,
मेंटेनेंस ऑफ अ स्टेराइल एनवायरनमेंट वाइल परफॉर्मिंग जेनेटिक इंजीनियरिंग इज एसेंशियल। जो हमने इससे पहले वाले में जेनेटिक इंजीनियरिंग मतलब हमने रिकॉम्बिनेंट वगैरह बनाया, होस्ट में इंट्रोड्यूस करा है ना, तो वो सारी चीज़ें करने के लिए हमें ना एक स्टेराइल इन्वायरमेंट की ज़रूरत होती है। ठीक है, वही चीज़ बता रहे हैं, सो डैट नो कंटामिनेशन होकर। कंटामिनेशन नहीं होना चाहिए क्योंकि तुम जो चीज़ बना रहे हो उसको फिर लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करने वाले हो, तो मेक श्योर कि उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो इसी चीज़ को बोला जाता है ऐसे केमिकल या फिर बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। गॉट इट। तो ये उसी का पार्ट है, ये मतलब मेंटेन करने के लिए और क्या क्या मतलब चीज़ें जो याद रखनी चाहिए वाइल परफॉर्मिंग दिस, है ना, द थिंग्स। नेक्स्ट अपने पास आता है ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन वर्सेस जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन कैसे करते थे और आज के टाइम पर जेनेटिक इंजीनियरिंग कैसे कर रहे हैं, ये देखते हैं। ठीक है, देखो पुराने टाइम पे क्या होता था ना कि ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन टेक्नोलॉजी सिंस देयर वर नो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। पुराने टाइम पे अपने पास रेस्ट्रिक्शन एंजाइम नहीं हुआ करता था। अब मान लो मुझे किसी चीज़ का, ठीक है, एक स्पेसिफिक पार्ट ही चाहिए बस, तो वो आज के टाइम पे पॉसिबल है कि हमारे पास रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है तो मैं सिर्फ उसी पार्ट को कट करके निकाल लूँ। लेकिन पुराने टाइम पे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम नहीं होता था अपने पास। ठीक है, तो इसीलिए जो पार्ट हमें नहीं चाहिए ना वो भी हमारे में आ जाता था। ठीक है, सो इट्स मेंशन हियर कि earlier during traditional hybridization tech, since there were no restriction enzyme, so non-desirable part was also included. With the discovery of restriction enzyme, genetic engineering was made possible as we can now cut the specific gene desired only. तो हमें ऑलरेडी समझ आ गया होगा, है ना, कि आज के टाइम पे जेनेटिक इंजीनियरिंग आ गया है जिसकी वजह से हमें बहुत हेल्प हो रही है। और हम अब क्या करते हैं कि कोई अनडिज़ायरेबल पार्ट हमें नहीं ज़रूरत पड़ती, हमें सिर्फ जो पार्ट चाहिए वही हमें आसानी से मॉलिक्यूलर सीजर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है उसकी हेल्प से कट करके निकाल लेते हैं। ठीक है, अब आता है कि हिस्ट्री क्या था अपने फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए का। ठीक है, तो अपने पास दो बंदे आते हैं, स्टैनले कोहेन और हर्बर्ट बॉयर। किस ईयर में? इन द ईयर 1972। स्टैनले कोहेन और हर्बर्ट बॉयर आते हैं, इन्होंने कंस्ट्रक्ट करा था सबसे पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए। दे कंस्ट्रक्टेड इट बाय टेकिंग, इन्होंने क्या क्या यूज़ करा था रिस्ट्रिक्शन रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए। सबसे पहले इन्होंने एक एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन लिया। ठीक है, एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन, दूसरी तरफ इन्होंने एक प्लास्मिड लिया। और ये सारी चीज़ें हमने पहले ऑलरेडी स्टार्टिंग में समझ लिया था कि एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन मतलब अपने पास एक डीएनए है, उसका हमने एक स्पेसिफिक पार्ट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ने मॉलिक्यूलर सीजर यूज़ करके कट करा था, है ना। और दूसरी तरफ इन्होंने क्या लिया, एक प्लास्मिड लिया जो कि नेटिव है टू सैल्मोनेला टाइफी वाला प्लास्मिड। ठीक है, इन दोनों को क्या करा, जॉइन कर दिया मॉलिक्यूलर ग्लू से, तो अपने पास रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया और फिर उसको इकोलाई में डाल दिया, यानी इंट्रोड्यूस इट इनटू होस्ट इकोलाई। तो ये वही प्रोसेस है जो मैंने ऑलरेडी पहले समझा दिया है। तो ये तरीका कैसे किन्होंने बनाया था ये, डेट वाज स्टैनले कोहेन एंड हर्बर्ट बॉयर, इन्होंने सबसे पहला कंस्ट्रक्ट करा था रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ठीक है, तो इन्होंने दो चीज़ों को यूज़ करा था, डेट इज एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन एंड द प्लास्मिड। और कौन सा प्लास्मिड था वो, इट वाज नेटिव टू सैल्मोनेला टाइफी, इसको याद रख लेना। ई कोलाई वाज द होस्ट, इसको याद रख लेना। ठीक है, जो ग्लू है डेट इज द मॉलिक्यूलर ग्लू या फिर उसको लाइगेज बोलते हैं, इसको याद रखना। फिर जो सीजर है उसको क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर सीजर या फिर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, तो रिमेंबर दैट एज वेल। ओके, अपने पास क्या होता है, देखो जो ई कोलाई है ना, ठीक है, तो अपने जो ई कोलाई के अंदर ना एक तो बहुत सारी जो क्रोमोसोमल मटेरियल है। ठीक है, क्रोमोसोमल पार्ट है, हमें पता है कि क्रोमोसोम कैसा होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, धागे धागे में उलझा हुआ सा। ठीक है, ये पार्ट है। दूसरी तरफ अपने पास क्या होगा, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम एंडोन्यूक्लियेसिस, एक हो जाएगा डीएनए मिथाइलेस। ठीक है, और जो क्रोमोसोमल पार्ट है उस पर मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, अब मान लो कोई बैक्टीरिया आता है और वो बैक्टीरियोफेज जाकर होस्ट इकोलाई के अंदर एंट्री मारता है। तो
यहाँ पे क्या होता है कि ये एक मिथाइल ग्रुप है, ठीक है, क्रोमोसोमल पार्ट पे प्रेजेंट है मिथाइल ग्रुप। फिर अपने पास डीएनए मिथाइलेज भी है। सो देखो 1963 में क्या हुआ कि 2 एंजाइम्स वर डिस्कवर्ड इन इकोलाई। इकोलाई के अंदर हमें ना 2 एंजाइम्स मिले, ठीक है, किस ईयर में, 1963 में। सबसे पहला अपने पास क्या था, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम था, सॉरी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस था, ठीक है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम तो सीजर हो गया ना, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस था, ठीक है। हो सकता है मैंने गलत लिख दिया था उसमें, बट यहाँ पर सही से लिखूंगी। तो इन 1963 2 एंजाइम्स वर डिस्कवर्ड इन इकोलाई। क्या था, इकोलाई के अंदर हमने देखा कि एक है अपने पास रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर रिस्ट्रिक्टिंग द ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरियोफेज बाय ब्रेकिंग इस जेनेटिक मटेरियल। मैंने बोला ना कि अपने जो इकोलाई है, मान लो एक बैक्टीरिया उस पर आकर बैठता है ना, तो कोई बैक्टीरिया आके बैठेगा तो क्या करेगा, वो तो नंबर्स में डिवाइड करने लगेगा, है ना। लेकिन अपना उस इकोलाई के अंदर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है जो कि क्या करता है, उसको रोकता है कि वो बैक्टीरिया जो है और मतलब इधर रिप्रोड्यूस ना करे, ठीक है। उस बैक्टीरिया का जो जेनेटिक मटेरियल है उसको तोड़ता है वो, ताकि वो कोई नुकसान ना करे अपने इकोलाई को। दूसरी तरफ अपने पास उसमें क्या पाया गया, इकोलाई के अंदर डीएनए मिथाइलेज, ठीक है। ये क्या करता है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एडिंग मिथाइल ग्रुप टू इकोलाई। इकोलाई के अंदर जो है ना मिथाइल ग्रुप ऐड करता है डीएनए टू प्रोटेक्ट इट, ताकि ये भी जो है उसकी प्रोटेक्शन कर सके। तो बेसिकली ये दोनों चीज़ें पाई गई थी इकोलाई के अंदर, ताकि कोई बैक्टीरिया है तो उसकी एंट्री रोकी जाए, उसका जेनेटिक मटेरियल को तोड़ दिया जाए, है ना। दूसरी तरफ जो क्या था अपने पास, मिथाइल ग्रुप ऐड किया जाए। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर फाउंड इन प्रोकैरियोट्स until over 900 restriction enzymes have been isolated from over 230 strains of bacteria। इस लाइन को अच्छे से याद रखना, इसलिए मैंने नोट करके लिखा है। ये क्वेश्चन भी पूछते हैं कि अभी तक कितने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है आइसोलेट किए गए, टोटल 900। और ये भी याद रखना फ्रॉम ओवर 230 स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया, 230 स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया से जो है 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम अभी तक आइसोलेट किया गया है, इसको याद रखना। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स बिलोंग टू द क्लास न्यूक्लियस। सो जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो किस क्लास को बिलोंग करता है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या है, विच कट द न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। देखो न्यूक्लियस ना 2 टाइप्स के होते हैं, ये वही है जो कट करता है न्यूक्लिक एसिड को। अभी तुम यहाँ पे देखोगे तो तुम्हें समझ आ जाएगा क्या है। इसमें ना एक्सोन्यूक्लियस होता है और एक एंडोन्यूक्लियस होता है, ठीक है। एक्सो वाला मतलब एंजाइम विच रिमूव्स और कट द स्ट्रैंड फ्रॉम द एंड्स, जो कोने वाले साइड से या तो आगे या तो सबसे पीछे से कट करता है ना, एक्सो, इसलिए एक्सोन्यूक्लियस। मान लो एग्जिट, ठीक है। तो ये एंजाइम वो है जो कि रिमूव या कट करता है स्ट्रैंड को साइड से, एंड से। और एंडोन्यूक्लियस रेस्ट्रिक्शन विच कट दी स्ट्रैंड्स फ्रॉम सेंटर या फिर विद इन। तो इसलिए मैंने ये स्ट्रैंड बना कर दिखाया। नाउ व्हेनेवर यू मेक अ स्ट्रैंड, मेक श्योर कि तुम्हें पता हो कि जो पहला सबसे पहले स्टार्टिंग वाला होता है ना 5 प्राइम से शुरू होगा, तो एंडिंग वाला 3 प्राइम रहता है, ठीक है। और उसका जो दूसरा स्ट्रैंड रहता है डेट इज़ 3 प्राइम से 5 प्राइम, मतलब दोनों अपोजिट। अगर ऊपर वाला 5 प्राइम है तो नीचे वाला 3 प्राइम होगा, इसको याद रखना, ठीक है। और एक्सो मतलब मिडिल से यहाँ पे कट किया गया है, मीन्स एरो करके मैंने लिखा है कट फ्रॉम सेंटर, है ना, एक्सो वाला। अरे मैंने गलती कर दिया इसमें, मैंने डायग्राम उल्टा बना दिया दोनों का। ओके, जो पहला वाला है ना कट फ्रॉम सेंटर, वो एक्चुअली एंडोन्यूक्लियस का है, ठीक है। अब हम सीखेंगे कि नेमिंग ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कैसे करना है। तो इसको भी ना यार अच्छे से याद रखना है, इसमें क्वेश्चन पूछते हैं सिमिलरली, इसमें भी क्वेश्चंस आता है कि नेमिंग में कैसे पूछ लेते हैं। फॉर एग्जांपल अपने पास इको R1 है, ठीक है, एस्केरिचिया एस्केरिचिया जो भी बोलो, एस्केरिचिया कोलाई,
ठीक है। तो ई को R1 में क्या होता है, जो ई है ना, कैपिटल ई, यहाँ पर जो ई है डेट इज़ द फर्स्ट लेटर, और ये रिप्रेजेंट क्या करता है, जीनस को रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसे पूछ लेता है कि जो पहला लेटर होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, जीनस को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद से जो 2 लेटर होते हैं ना, ठीक है, नेक्स्ट 2 लेटर्स जो है साथ में रहते हैं, वो रिप्रेजेंट करता है स्पीशीज़ को। ठीक है, कि स्पीशीज़ मतलब वो स्पीशीज़ जहाँ से आइसोलेट किया गया था। तीसरा अपने पास जो आर बनता है, ठीक है, मतलब जो थर्ड पे, क्योंकि ई तो पहला वाला में आ गया, सी ओ तो दूसरे में, तो तीसरा जो थर्ड पे आता है नेक्स्ट वाला, दैट लेटर रिप्रेजेंट्स द स्ट्रेन। ठीक है, और लास्ट में जो रोमन नंबर आ रहा है ना, 1 है, ठीक है, इको R1 है, इको R1, तो जो 1 है डेट इज़ द रोमन नंबर और रिप्रेजेंट करता है ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन। मतलब ये पहला वाला था जो आइसोलेट हुआ था। कोई कोई ऐसा भी हो सकता है, मान लो इको R2 आया है ना, तो ऐसा मान लो कि इको R2 पहले मुझे मिल गया था और बाद में डिस्कवरी हुई थी इको R1 की, है ना, तो हम इस तरह से नेमिंग कर देते हैं उसका। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल है अपने पास, हिंद। ठीक है, तो हिंद 2 में क्या था, जो हिंद था H, वो हीमोफिलस है और ये जीनस है। जो IN है इन्फ्लुएंजा है और ये स्पीशीज है। जो D है तीसरा, वो स्ट्रेन को रिप्रेजेंट करता है, और जो रोमन नंबर 2 है वो ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब ये है कि पहले हमें हिंद 2 जो है ना वो पहले मिल गया था, बाद में हिंद 1 मिला था। ठीक है, तो डेट इज़ द ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन। अब नेक्स्ट पार्ट, फिर से इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है, डेट इज़ पैलिंड्रोनिक सीक्वेंसेस। पैलिंड्रोनिक सीक्वेंसेस का मतलब होता है ना, वो ऐसे लेटर्स, द restriction enzyme recognizes 4 to 8 long nucleotides sequences which are palindromic, यानी read similar on both sides strands. फॉर एग्जाम्पल किसी लोगों का नाम होता है, तो वो ऐसे नाम होते हैं कि हम आगे से पढ़े तब भी सेम है, पीछे से पढ़े तब भी सेम है। डेट इज कॉल्ड एज पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस। ठीक है, अब जैसे एग्जाम्पल दिया है यहाँ पर, एग्जाम्पल एनसीईआरटी में लिया है मलयालम का, है ना, तो मलयालम में देखो, मैं स्टार्टिंग से पढ़ूँ तो मलयालम पढ़ेंगे, और अगर मैं पीछे से पढ़ूँ एम से, तभी भी मलयालम ही पढ़ेंगे इसको, है ना। तो डेट इज़ एन एग्जाम्पल, और ये एनसीईआरटी में भी दिया है जहाँ तक मुझे याद है। दूसरा अपने पास आ जाता है फॉर एग्जाम्पल कि किसी का नाम हो गया, ठीक है, बट उसके अलावा यहाँ पे एक और एग्जांपल मैंने स्ट्रैंड का एग्जांपल दिया है, जैसे 5 प्राइम टू 3 प्राइम, इसका नेमिंग ये हो जाएगा GAATTC, है ना। और अगर मैं दूसरे स्ट्रैंड के पीछे से पढ़ती हूँ तभी भी GAATTC है। देख रहे हो तुम, तो दोनों साइड से मैं पढ़ूँ तो सेम ही बन रहा है, GAATTC। नयन का एग्जाम्पल, नयन है तो मैं आगे से नयन पढ़ूँ पीछे से नयन पढ़ूँ, लेटर्स सेम है। अब जैसे मामा हो गया, मामा नहीं कर सकते क्योंकि लास्ट में ए हो गया ना, स्टार्टिंग में एम है, देख रहे, तो ये नहीं हो सकता। तो ये मैंने एग्जाम्पल दे दिया। तो endonucleases are commonly used in genetic engineering, and when they cut the strand, two types of ends are produced. तो एंडोन्यूक्लियस जनरली यूज़ होता है किसमें, जेनेटिक इंजीनियरिंग में, और जब इसका कट किया जाता है तो 2 चीज़ें बनती है अपने पास। ठीक है, 2 टाइप ऑफ एंड्स बनते हैं, एक तो हो जाता है क्या, स्टिकी एंड, या फिर कोहेसिव एंड, या फिर स्टैगर्ड या ओवरहैंगिंग एंड्स। तब 4 नाम है, सारे याद रखना, स्टिकी एंड्स, कोहेसिव, स्टैगर्ड या फिर ओवरहैंगिंग एंड्स। दूसरी तरफ हो जाता है अपने पास ब्लंट। ठीक है, ब्लंट हो गया फ्लश एंड्स। स्टिकी वाले में देखो क्या होता है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम मैंने बनाया फॉर एग्जांपल GAATTC का, और मैंने अपोजिट में बना दिया 3 प्राइम टू 5 प्राइम। ठीक है, डेट इज GAATTC। वापस इको R1 स्टार्टिंग में G पे कट कर रहा है, G के बाद, और दूसरे वाले स्टैंड में भी G के बाद ही कट कर रहा है ना। 2 टाइप्स ऑफ एंड्स प्रोड्यूस, तो एक ऐसा भी हो सकता है। दूसरी तरफ ब्लंट या फिर फ्लश एंड्स की बात करें तो मिडिल में, मतलब मिडिल से कहीं से कट करना। 5 प्राइम टू 3 प्राइम का फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे हिंद 2 का एग्जांपल लिया है। ठीक है, तो GTTAACC, ठीक है, और वैसे ही 3 प्राइम टू 5 प्राइम का हो जाएगा अपने पास GTTAAC। यहाँ पर भी हिंद 2 का एग्जांपल लिया, यहाँ पे मैं शो कर रही हूँ कि आगे पीछे से देख रही हो तो सही में ठीक है, बट कट कहाँ से, बीच वाले पार्ट से, तो उसको ब्लंट या फिर फ्लश एंड्स ऐसा मान लो। साइड साइड से एंड वाले पार्ट में कट करेंगे तो उसको मान लो कि स्टिकी एंड्स है, कोहेसिव एंड्स है, स्टैगर्ड या फिर ओवर हैंगिंग एंड्स। ठीक है, मेनली तो इसके टाइप्स ही पूछ लेते हैं कि 2 टाइप के बनते हैं एंडोन्यूक्लियस का। अब देखो नोट वाले पार्ट में कुछ लिखने वाली, उसको भी याद रख लेना। ठीक है, सो
वेक्टर डीएनए एंड फॉरेन डीएनए। वेक्टर डीएनए एक होता है या फॉरेन डीएनए यानी जीन ऑफ इंटरेस्ट आर कट बाय द सिमिलर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो जो हमने पहले देखा था ना कि डीएनए से हमने छोटा सा पार्ट कट करा, प्लास्मिड वाले पार्ट से थोड़ा सा कट करा और उन दोनों को ज्वाइन कर दिया लाइगेज की हेल्प से, मोलिकुलर ग्लू की हेल्प से। तो ये बता रहे हैं कि तुम एक ही सीजर से दोनों को कट करना। जब मैं डीएनए वाले पार्ट को कट कर रही थी ना, तो उसको जिस मोलिकुलर सीजर से कट कर रही मैं, उसी मोलिकुलर सीजर से मेरे को जो प्लास्मिड वाला पार्ट है उसको कट करनी है। तो ये बोल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। To produce similar kind of sticky ends to facilitate complementary bond by ligases, ठीक है। तो उसका ये कहना है कि अगर हम ऐसा करते हैं तो जो कॉम्प्लीमेंट्री एंड्स हैं वो जो है एक दूसरे को तो अच्छे से लाइगेज कर सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं। दैट इज़ व्हाट इट्स सेइंग कि सिमिलर काइंड ऑफ स्टिकी एंड्स बनेंगे। अब वर्किंग ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम या फिर इको R1 का ये वर्क कैसे करता है, लेट्स सी दैट, ठीक है। तो अपने पास एक स्टैंड हो जाएगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम वाला वापस से, या फिर 3 प्राइम टू 5 प्राइम बना रहे हैं उसको, ठीक है। GAATTC से और वापस GAATTC से। अब इस वाले पार्ट में G के बाद हमने कट मारा और जिसका कॉम्प्लीमेंट्री एंड है दैट इज़ 3 प्राइम टू 5 प्राइम, उस पर भी G वाले के बाद हमने कट मारा, ठीक है। दैट इज़ द वेक्टर पार्ट, ये हमने ऑलरेडी देखा था। दूसरी तरफ अपने पास जो फॉरेन डीएनए था, प्लाज्मिड जो फॉरेन डीएनए, इस पे भी हमने ना एक पार्ट पे कट मारा G के बाद और इसमें भी G के बाद कट मारा। अब इन दोनों को हमने जोड़ दिया, इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो फिर हम क्या देखते हैं कि इस वाले पार्ट का G के बाद और यहाँ से फॉरेन डीएनए से हमने G वाला पार्ट हटा दिया और AATTC जो है उसको ऐड कर दिया। तो ये इतना मतलब इसमें कुछ समझने जैसा है ही नहीं, ये बिल्कुल वही चीज़ है जो हमने पहले वाले पेज में करा था कि डीएनए पार्ट से कट करके और हमने प्लास्मिड पार्ट से कट करके दोनों को ऐड करा था ना। सिमिलरली यहाँ पर है कि G के बाद हमने कट मार दिया और उस पार्ट को उड़ा दिया, और जो दूसरा स्ट्रैंड है फॉरेन डीएनए उस पर भी हमने जी के पार्ट से कट किया और हमने G को उड़ा दिया, बाकी रहने दिया। तो हमने वेक्टर वाले से G पार्ट लिया और फॉरेन डीएनए से हमने G को उड़ा दिया और बाकी सब रखा और उन दोनों को कंबाइन कर दिया। दैट्स द पार्ट। नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इधर से क्वेश्चन हमेशा पूछते हैं, ठीक है। दैट इज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसके स्टेप्स याद रखना, ठीक है। स्टेप्स के साथ साथ इसमें कुछ ऐसे ऐसे पॉइंट्स हैं जो तुम्हें याद होने ही चाहिए और इससे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से आते हैं, ईजी भी है, यू कैन ईजिली गेट मार्क्स, ठीक है। यहाँ से मार्क्स बहुत अच्छे से मिल जाएगा। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में बेसिकली क्या करते हैं, सेपरेशन करते हैं। ये एक सेपरेशन टेक्निक है फॉर द जीन ऑफ इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कहता है द डीएनए फ्रेगमेंट गेट सेपरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिकुलर वेट और साइज। मान लो, वैसे तो मैं सब नहीं मानती कि मोटे लोग जल्दी भाग सकते, पतले लोग धीरे धीरे भाग सकते, ऐसा कुछ मतलब ऐसी कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। कि मतलब उल्टा बोल दिया मैंने। सी, अगर तुम्हें लग रहा है तुमने कंपटीशन करा है, एक मोटा आदमी एक पतला आदमी, तुम दोनों को रेस में तुम्हें दौड़ाए कि तुम दौड़ो, देखते सबसे पहले कौन जाता है, सबसे पहले कौन पहुंचता है। ऑब्वियस सी बात है जो पतला बंदा है वो ज़्यादा जल्दी आगे पहुंच सकता है ना, क्योंकि उसका साइज, उसका वेट कम है। इस पार्ट में भी वही चीज़ दिखाया गया है कि जो मोटे मोटे फ्रेगमेंट्स होंगे ना, जो हैवी वाले पार्ट होंगे वो ऊपर रह जाएंगे और जो हल्के वाले पार्ट होंगे वो आसानी से नीचे तक आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से सेपरेशन हो जाता है। तो इस टेक्निक के लिए ना एक जेल यूज़ किया जाता है, डेट इज़ एगरोस जेल। इसको याद रखना, मैंने अंडरलाइन करके दिया हुआ है। एगरोस जेल विच इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सी वीड्स। कहाँ से एक्सट्रैक्टेड, सी वीड्स से जो जेल यूज़ होता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में, डेट इज़ एगरोस जेल। यहाँ पे ना ये वेल लाइक पार्ट बनता है एक, ठीक है। अब यहाँ पे डीएनए सैंपल को लोड किया जाता है और इसको हमें सेपरेशन करनी है। ऊपर वाले पार्ट में मेरे पास कैथोड पार्ट है जो कि नेगेटिवली चार्ज है, नीचे पार्ट में एनोड पार्ट है जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है। अब जो मोटे मोटे फ्रेगमेंट्स है हैवियर वाले वो ऊपर रह गए ना, क्योंकि ये मोटे से है, जल्दी नीचे नहीं आ पा रहे, और जो हल्के वाले पार्ट है वो आसानी से नीचे आ जा रहे हैं, डेट इज़ द लाइटर फ्रेगमेंट। अब ये जब हमने करा तो इससे हमें कुछ क्या क्या चीज़ें समझ आई उसको हमने पॉइंट्स में लिख लिया। कि पहला चीज़ तो हमने ये देखा ना कि द डीएनए फ्रेगमेंट गेट सेपरेटेड बाय सीविंग इफेक्ट थ्रू द एगरोस जेल, है ना। जैसे हम
आटे को छन्नी में छानते हैं तो जो कम पार्ट है, जो बिल्कुल अच्छे से पिसा हुआ बारीक पार्ट है, डेड पार्ट कम्स डाउन, और जो थोड़े बहुत पत्थर कंकड़ कुछ रह गया मतलब तो ऊपर पार्ट में रह जाते हैं। इसमें भी वही है कि हमने एक सीविंग मेथड यूज़ करा है छाँटने के लिए, कि जो अच्छा पार्ट है वो जल्दी नीचे आ जाएगा, जो रह गया हैवियर पार्ट है वो ऊपर रह गया। ठीक है। डीएनए ब्रिंग नेगेटिवली चार्ज रन्स टुवर्ड्स द एनोड। अब देखो इसको भी अच्छे से इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डीएनए जो है ना नेगेटिवली चार्ज होता है, इसको अच्छे से याद रखना। डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज, और तुम इस वेल में देखो कि नीचे वाला पार्ट एनोड है जो कि पॉजिटिवली चार्ज है। तो अपना डीएनए नेगेटिवली चार्ज है ना, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा अच्छे से अट्रैक्ट करता है पॉजिटिवली चार्ज यानी एनोड को, और इसीलिए उसको नीचे आना और ज़्यादा आसान हो जाता है। ठीक है, क्योंकि वो उसको अट्रैक्ट करता है, उसकी तरफ रन करता है, वो नेगेटिवली चार्ज है ना। द स्मॉलर द फ्रैगमेंट द फास्टर इट रन्स। तो जो फ्रैगमेंट जितना छोटा सा होगा वो जल्दी दौड़ पाएगा, जो हैवियर फ्रैगमेंट है ऊपर रह जाएगा। ये विजुअलाइज किया है हमने फ्रैगमेंट को, तो हमने स्टेनिंग प्रोसीड्यूर करेंगे, एक स्टेनिंग डाई का यूज़ करेंगे जिसको बोलेंगे एथिडियम ब्रोमाइड। ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, एथिडियम ब्रोमाइड को यूज़ किया गया है यहाँ पर विजुअलाइज करने के लिए। जो स्टेनिंग डाई है डेट इज़ एथिडियम ब्रोमाइड एंड द फ्रैगमेंट कैन ओनली बी विजुअलाइज्ड, ठीक है, अंडर यूवी रेज। इस फ्रैगमेंट को ना सिर्फ हम यूवी रेज के अंडर ही विजुअलाइज कर पाते हैं, और जब हम विजुअलाइज करते हैं हमें क्या दिखता है पता है? ब्राइट ऑरेंज कलर बैंड्स दिखते हैं, कैन बी सीन। तो कलर भी याद रखना। और लास्ट में जो इंपॉर्टेंट पार्ट लिखा था मैंने, द जीन ऑफ इंटरेस्ट। जब अपने पास ये फाइनली जेल से सेपरेशन है ना, डीएनए फ्रैगमेंट का सेपरेशन होने के बाद फाइनली हल्का वाला पार्ट बचता है नीचे में, जो हमें चाहिए था जब हमने विजुअलाइज करा है ना एथिडियम ब्रोमाइड के प्रेजेंस में, अंडर यूवी रेस हमने चेक करा, हमें कलर दिख गया। अब उस पार्ट को हम क्या करेंगे, निकालेंगे है ना, उस जेल वाले पार्ट को हम कट करके निकाल लेंगे, टेकन आउट, और उसी प्रोसेस को बोलते हैं एज एल्यूशन। द जीन ऑफ इंटरेस्ट इज देन marked on the gel and is cut and taken out, the step called elution। इस स्टेप को बोलते हैं elution। अब यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक आ रहा है जहाँ से क्वेश्चन पूछते पूछते हैं। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो मार्क करना है कर लो। पीसीआर। ठीक है, पीसीआर क्या है? दैट इज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। अब पीसीआर ना, द टेक्निक इज यूज्ड फॉर एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए। ये भी पूछता है कि पीसीआर यूज क्यों होता है, क्यों करा जाता है। इसको याद रखना, एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए, मेकिंग बिलियंस कॉपीज ऑफ डीएनए है ना, डीएनए की मिलियंस बिलियंस कॉपीज बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें 3 स्टेप्स आ जाते हैं, इंपॉर्टेंट है, समझ लेना। सबसे पहले डीनेचुरेशन आता है। इसमें क्या करेंगे ना, हम अपने इस डीएनए पार्ट को हीट करेंगे 90 to 94 डिग्री सेल्सियस पे, तो इससे इसका हाइड्रोजन बॉन्ड जो है ना टूट जाएगा। ठीक है, बोथ स्ट्रैंड्स आर सेपरेटेड एंड द स्टेप, इसी स्टेप को बोलते हैं डीनेचुरेशन, मतलब तोड़ना। दूसरा, अब उसको हील कर रहा है, एनीलिंग पार्ट। ठीक है, इसको 50 to 60 डिग्री सेल्सियस पे करेंगे। प्राइमर का यूज़ करेंगे। ठीक है, प्राइमर ऐड करेंगे विच इज़ दी ओलिगो न्यूक्लियोटाइड, इसको यूज़ करेंगे। अब न्यू अपने पास ओएच बॉन्ड्स बनने लगेंगे अपोजिट अपोजिट साइड में। ठीक है, तो न्यू स्ट्रैंड्स ओएच वाले बॉन्ड्स बनते हैं। और तीसरा पार्ट क्या होता है? एक्सटेंशन या फिर पॉलीमराइजेशन। एक्सटेंशन मतलब एक्सटेंड हो रहा। अब यहाँ पे इस वाले के पार्ट में क्या होगा कि इसका जो स्ट्रैंड बना था ना OH वाला एनीलिंग में, वो और ज़्यादा एक्सटेंशन हो जाएगा और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इसको हम 72 डिग्री सेल्सियस पे हीट करेंगे। न्यूक्लियोटाइड्स आर यूटिलाइज्ड बाय टैक पॉलीमरेज टू मेक द चेन। किस पॉलीमरेज का यूज़ किया जाता है चेन को बनाने के लिए? डेट इज टैक पॉलीमरेज। इसको, इस वर्ड को याद रख लें, टैक पॉलीमरेज इज यूज्ड। ठीक है, द टैक पॉलीमरेज हियर यूज्ड इज थर्मोस्टेबल, दैट इज़ इट कैन टॉलरेट विथस्टैंड हाई टेम्परेचर। तो इस टाइम पे हम न्यूक्लियोटाइड को जो है ना, दे आर यूटिलाइज्ड बाय टैक पॉलीमरेज टू मेक द चेन, और ये टैक पॉलीमरेज थर्मोस्टेबल होते हैं, मतलब मुश्किल से भी मुश्किल टेम्परेचर जो है ना बर्दाश्त कर सकते, टॉलरेट कर सकते हैं। ठीक है, एंड इज ऑब्टेन फ्रॉम बैक्टीरिया। और इस चीज़ को हम टैक पॉलीमरेज को बनाते कहाँ से? एक बैक्टीरिया की हेल्प से बनाते हैं। उस बैक्टीरिया, दैट बैक्टीरिया इज थर्मो एक्वाटिकस। तो थर्मस एक्वाटिकस, इसको याद रख लेना, बैक्टीरिया इज थर्मस एक्वाटिकस। इससे हमने बनाया टैक पॉलीमरेज, जो कि हम न्यूक्लियोटाइड का चेन बनाने के लिए यूज़ करते हैं, और ये थर्मोस्टेबल होता है, मतलब टेम्परेचर को, हाई से हाई टेम्परेचर को टॉलरेट करके रख सकता है। ठीक है,
तो पीसीआर में ये प्रोसेस हम करते हैं, डीनेचुरेशन, एनीलिंग, एक्सटेंशन, पॉलीमराइजेशन, ये करते 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 जब हम आफ्टर रनिंग अराउंड 30 साइकिल्स ऑफ पीसीआर, इसी साइकिल को हम 30 बार चलाएंगे, मतलब 30 बार ही हमने रिपीट पे रिपीट ये प्रोसेस करा, तो अपने पास 1 बिलियन कॉपीज ऑफ डीएनए बन के तैयार हो जाता है। ठीक है, तो ऑल द रिक्वायर्ड मटेरियल्स ऑफ पीसीआर, क्या क्या मटेरियल्स रिक्वायर होते हैं पीसीआर के लिए? सबसे पहले तो डीएनए चाहिए ऑब्वियसली, ठीक है, आयन्स होने चाहिए, एंजाइम्स होने चाहिए, प्राइमर्स होने चाहिए, क्योंकि वही प्राइमर तो यूज़ किया जा एनीलिंग में ऐड किया जा रहा था ना, दैट इज़ द ओलिगोन्यूक्लियोटाइड। और ये सारे के सारे क्या करते हैं, पुट टुगेदर एट वंस इन पीसीआर मशीन एंड देन ओनली टेम्परेचर इज चेंज्ड। तो ऐसा नहीं है कि जैसे फॉर एग्जांपल जैसे चक्की में आटा पीसते हैं, तो हम क्या करते, थोड़ा थोड़ा जो गेहूँ होता है उसको रखते जाते, पीसते जाते, थोड़ा और लिया फिर पीस दिया, थोड़ा और लिया पीस, इसमें हम ऐड कर पा रहे हैं ना बार बार, ठीक है। लेकिन पीसीआर जब हम करते हैं ना, तो हमें पीसीआर करना, जब हमें साइकिल स्टार्ट करनी है, सिंस हमें वो साइकिल 30 साइकिल्स करनी है, इसलिए एक बारी में सारे इंग्रेडिएंट्स हम ऐड ऑन कर देते हैं, सो दैट बार बार ना